ओम शांति। प्रश्नों से आज का प्रश्न है 33वां। अंग्रेजी में भेजा है, हाउ टू कीप पोता मिल, व्हाट शुड वी राइट इन इट, एक्सप्लेन। प्रश्न पूछा है कि पोता मिल कैसे रखे और उसमें क्या लिखे, ये प्रश्न है। पोता मिल अर्थात चार्ट। बाबा कहते कभी पोता मिल, चार्ट या रजिस्टर, ये अलग अलग शब्द बाबा कहते हैं। तो क्या उत्तर है? चार्ट कैसे रखे और उसमें क्या लिखे? पहले तो दिनचर्या को देखना है सवेरे से शाम तक। और कभी बाबा कहते डायरी रखो, रजिस्टर रखो, पोता मेल रखो। कल हम बात कर रहे थे सेल्फ ऑडिटिंग की। सेल्फ ऑडिटिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग, ये सब करना है। तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए? एक तो बना बनाया चार्ट बहुत सारे अवेलेबल है जो किसी और ने बनाया है और वो हमारे पास आता है। दिव्य दर्पण या मधुबन से भी जो चार्ट आते हैं, पुरुषार्थ के चार्ट जो पहले भी हर एक ने बनाए हैं, किसी ने डाल के रखा है इंटरनेट पर। उसमें बहुत सारी पॉइंट्स है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। तो कौन सी बातें इंक्लूड करनी चाहिए? चार्ट जो है उसमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा चार्ट रखो, चेकिंग करो, खुद को देखो। रोज की मुरलियों में आता है बहुत सारी पॉइंट्स। तो इसमें मुख्य रूप से चार जो चीजें है वो चारों ही आनी चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान से संबंधित सारे पॉइंट्स की चेकिंग। मुरली का अध्ययन कितना किया, या केवल ऊपर ऊपर से पढ़ ली या केवल बैठ के सुन ली, वो नहीं। अध्ययन मुरली का वो स्टडी है, और उसमें से कौन से महावाक्य हमने लिए और उसके ऊपर मनन किया दिन भर। ये काम रोज का है, एक दिन का नहीं। कुछ ऐसे पावरफुल वाक्य हो जो हमको याद रह जाए। तो एक तो ये चेकिंग है, ज्ञान की चेकिंग, की सारे दिन भर में मन में ज्ञान का चिंतन चलता रहा, मनन होता रहा, या व्यर्थ विचार आते रहे। अगर ज्ञान का मनन नहीं है तो व्यर्थ विचार और प्रश्न ही प्रश्न जीवन में। इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। इसका अर्थ है कि ज्ञान का चिंतन नहीं है। पहली बात तो ये है। अगर जितने ज्यादा प्रश्न अर्थात उतना कम ज्ञान का मनन हो रहा है। अगर ज्ञान का मनन निरंतर है तो प्रश्न आ ही नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाते। तो सबसे पहली चेकिंग तो ज्ञान की है। दूसरी चेकिंग योग की। योग में फिर अमृत वेले से लेके अमृत वेले का योग, नुमाशाम का योग, दिन भर में योग की क्या स्थिति रही। अगर अमृत वेला योग शक्तिशाली है तो सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं आ जाएंगे। फिर किसी व्यक्ति को, दूसरों को प्रश्नों के उत्तर पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाबा खुद ही टचिंग कराएगा कि इस परिस्थिति में यहाँ और वैसे क्या करना है। अगर हम इतना अपने आप को क्लीन कर दे, अमृत वेला जन्म जन्म से इतना कुछ भर के रखा है बुद्धि में, मन में, कि बाबा जो कहते साफ स्वच्छ हृदय, मन, बुद्धि, ये नहीं है, इसकी वजह से प्रश्न है। तो दूसरी चेकिंग है योग की चेकिंग। कैसा योग रहा, अमृत वेला कैसे योग रहा, नींद का कितना असर रहा। अगर नींद आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या कारण है? क्या कोई धारणा गलत हो रही है? रात को सोने की विधि गलत है? नुमा शाम का योग, शाम के योग में क्यों ऐसा हो रहा है? नींद आ रही है, क्या हो रहा है, या मन भटक रहा है? योग में सबसे मुख्य चीज है, योग में एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कितना हम एकाग्र है। वो 5 मिनट भी योग कर लो परंतु वो एकदम एकाग्र है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आधा घंटा 1 घंटा तक बैठे हैं परंतु मन है ही नहीं वहां पर, केवल चित्र देख रहे और बुद्धि भटक रही है, ये विचार वो विचार। तो ये योग नहीं है। बैठना तो पड़ेगा परंतु ये चेकिंग चल रही है हमारी। रात की जो है चार्ट किस लिए है? चेकिंग के लिए। चेकिंग का जो रूप है हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट रूप होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहे, परंतु चेकिंग अर्थात जिसमें हमारे हाथ में एक छड़ी हो,
नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे होंगे? यदि हमने अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया कि सब ठीक कर रहा हूं मैं, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। फिर जो कर रहा है वो तो कर ही रहे, परंतु उसमें गलती ये हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, कारण क्या है, उसकी चेकिंग के लिए ज्ञान, योग की चेकिंग तो बहुत गहरी है, ज्ञान की चेकिंग तो फिर भी थोड़ी सुपरफिशियल हो सकती है, परंतु योग की चेकिंग के लिए ज्ञान भी उतना गहरा चाहिए। धारणाओं की चेकिंग, कौन कौन सी धारणाएं मजबूत रही और कहाँ कहाँ हमारा धारणाओं में गड़बड़ हुई। अंतर्मुखता की अवस्था, जैसे एक धारणा ले लो, अंतर्मुखी टेंडेंसी है कि बाह्यमुखी हो जाए परिस्थितियों में। कितना हम अंतर्मुखी रहे, कितना मौन का अभ्यास किया, कितना डिसिप्लिन रहे, कितना कंट्रोल रहा भावनाओं पर, इमोशंस पर। तो धारणा, और लास्ट में सेवा। सेवा में स्थूल सेवा तो कर ही रहे, परंतु उसमें भाव क्या रहा, निमित्त भाव रहा, अहंकार रहा, क्या रहा। और दूसरा मनसा, मनसा सेवा की या नहीं की, कितनी बार की, किस अवस्था में की, कंसंट्रेशन कितना रहा। तो चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग। तो चार्ट जो है वो, और एक है रेडीमेड चार्ट। सबसे बेस्ट है कि अपना चार्ट खुद ही बनाना अपनी दिनचर्या के हिसाब से। एक तो है चार्ट, क्योंकि कुछ दिन लिखने के बाद वो सेम हो जाता है। अमृत वेला कैसा किया, टिक मार्क किया, नहीं किया, यस यस, 5%, 60%, 70%। वो जो लिखना है वो एक रूटीन सा बन जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। इसके लिए चार्ट बदलता रहे, चार्ट व्यक्तिगत हो स्वयं का, और उसमें मेरी क्या क्या कमजोरी है उस हिसाब से रहे। एक चार्ट है, अमृत वेला किया, टिक मार्क, अमृत मुरली, टिक मार्क, कर्मयोग में ध्यान रहा, यस नो, शाम का, यस। ये एक प्रकार का चार्ट है, परंतु ये किसी और का बनाया हुआ है। ये जिसने बनाया सबसे ज्यादा फायदा उसको है, उससे वो है बहुत अच्छा, उसके आधार से हम अपना बनाए, उसी को आधार रख के हमारी दिनचर्या देखते हुए वैसे बनाए। अगर कोई ये चार्ट है, अमृत वेला किया कि नहीं किया, 2 कॉलम है, यस नो, पर जो ऑलरेडी कर रहा है उसके लिए ये प्रश्न कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो यस, रोज ही यस, रोज ही यस, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। जो रोज ही मुरली पढ़ रहे, सुन रहे, उनके लिए यस कर देना, सुना, यस, इसका कुछ अर्थ नहीं है। हाँ, तो वो हम स्वयं ही अपने आप को उसमें चेकिंग करें। हमारा प्रश्न ही वैसा हो कि अमृत वेले में व्यर्थ संकल्प बीच में कितने आए, प्रश्न ही ऐसा बना हुआ हो। ये प्रश्न ना हो कि अमृत वेला किया कि नहीं किया, वो तो कर ही रहे, कैसा किया, एकाग्रता कितनी थी उसमें, क्या अनुभव, फिर उसके भी ऊपर अनुभव कैसा हुआ उसमें। इस तरह से हमारे प्रश्न हो, और वो सहज हुआ या उसमें सुस्ती थी, नींद आई बीच में, क्या हुआ, उठते ही अवस्था कैसी थी, ऐसे उसमें अलग अलग बहुत सारे प्रश्न आ जाए। फिर वो खाली एक प्रश्न ना रह जाए अमृत वेला, परंतु उसका पूरा पैटर्न ही हम चेंज करते। वो तो दूसरे तो करे तो अच्छी बात है, परंतु हमें अपनी चेकिंग खुद करनी है। तो चार्ट जो है वो अलग अलग तरीके से बनाना है और चेंज करते जाना है उसको, एक ही पैटर्न ना हो। हाँ, जनरल ठीक है एक चार्ट जो है, परंतु वो चार्ट एज ए रूटीन हो जाता है फिर। परंतु तीव्र पुरुषार्थ अर्थात चार्ट गहरा हो, चार्ट में ऐसे प्रश्न हो हृदय को भेदने वाले, कि जिसमें जो गलतियां हो रही है बस वही डायरेक्ट प्रश्न हो वहां पर, ऐसे प्रश्न हो, संकल्पों के तल के प्रश्न हो, संकल्प और भावनाएं कैसी रही आत्माओं के प्रति, वो वाले प्रश्न। किसके प्रति आज नेगेटिव भाव मन में उत्पन्न हुआ, कितनी आत्माओं के प्रति, उनका नाम और क्यों। चार्ट ऐसे हो, अलग प्रकार के चार्ट हो, चेकिंग वाले, पावरफुल चेकिंग वाले चार्ट। एक ही चार्ट एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकता है, चेंज करना पड़ेगा, हफ्ते हफ्ते में चार्ट चेंज,
नया चार्ट, नए प्रश्न, नई चेकिंग, सब कुछ नया चाहिए उसमें, नए सामान चाहिए और नई मेथड, और हर चार्ट में फिर में जो चेकिंग हो इतनी गहराई हो कि वो हम जो हमारे मार्क्स देख कर लगना चाहिए अरे रे। चार्ट तो वैसे तो केवल लिखना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक होता है दिनचर्या का चार्ट, एक होता है ज्ञान योग धारणा का चार्ट, एक होता है दिनचर्या का भी चार्ट। जैसे कई लोग चार्ट लिखते हैं, चार्ट तो नहीं कहते, इसे डायरी लिखते हैं। डायरी लिखना भी बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत फायदे हैं। केवल दिनचर्या लिखना, इतने बजे उठे, फिर ये हुआ, फिर इधर गए, फिर इससे मिले, उससे मिले, फिर वो आया, फिर ये आया, तो उसमें मतलब पास्ट के लिए बहुत अच्छा, आगे के लिए बहुत अच्छा है। आगे हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि ये हुआ था उस तारीख को, याद रखने के लिए भी अच्छा है। और लिखने की स्किल्स, वो एक दूसरी बात है, उसमें हम स्पष्टता आ जाती है विचारों में, वो एक हो जाता है। तो ये तो मतलब संसार के भी लोग भी करते हैं। लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं? वो रोज के जो चार लिखा हुआ दिनचर्या है उसी को एकत्र करके फिर लिखते हैं। कभी कभी या तो पूरा याद करके लिखते हैं, पर बहुत सारी चीजें भूल जाती है। जैसे पिछले साल ये दिन हम क्या कर रहे थे, क्या हुआ, अगर हमारी डायरी लिखी होगी तो उसको खोल के हम देख के बता सकते हैं कि ये दिन हम ये किए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये दिन अमृत वेला मिस ही हो गया था पूरा एक साल पहले, पर आज तो नहीं हुआ, आज अच्छा है। तो चार्ट जो है, पोतामेल कहो, चार्ट कहो, उसमें हाँ, एक तो चार्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें एक दूसरा चार्ट है फूड का भी होता है, लालच का, विकारों का, फूड कैसे रहे, बोल कैसे रहे, कितना खाया, जितना जरूरी था उतना ही खाया, फूड चार्ट, कि उससे ज्यादा ही खा रहे, ओवर ईटिंग, इसका भी चार्ट चाहिए। तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी डिप्रेशन और हाउ राजयोगा कैन हेल्प टू क्योर दिस प्रॉब्लम। दो बातें हैं, एक है एंजाइटी, एक है डिप्रेशन। एंजाइटी अर्थात बेचैनी, और दूसरा होता है डिप्रेशन, अवसाद, दुख की अवस्था। इसमें तो सबसे पहले तो छोटी मोटी एंजाइटी सबको ही होती है और छोटा मोटा डिप्रेशन भी सबको ही होता है। ये जब डिसऑर्डर कहा जाता है, बीमारी, ये तब कहा जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तब जब कि हमारी जो दिनचर्या उसमें इंटरफियर करने लगता है ये, तब उसे फिर वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम बन जाता है, तब उसे कहा जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और मोस्टली एक जो शब्द है वो है एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दोनों कंबाइंड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी प्रश्न है कि ये है क्या और इसको ठीक किया जा सकता है क्या? केवल मेडिटेशन से ये ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, अगर वो डिसऑर्डर है तो, छोटी मोटी एंजाइटी है और छोटा मोटा डिप्रेशन है तो हो सकता है, परंतु लंबे समय तक एंजाइटी रही है, लंबे समय तक डिप्रेशन रहा है, तो केवल मेडिटेशन उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। साइकियाट्री जो है, मनोविज्ञान दो बीमारियों को जानता है, पूरा साइकियाट्री जो है वो दो इसमें डिवाइड होता है, एक है न्यूरोसिस, एक है साइकोसिस। न्यूरोसिस अर्थात एक तो है साइकोसिस, साइकोसिस अर्थात मेजर डिसऑर्डर है वो, जिसमें व्यक्ति सत्यता से बिल्कुल टूटा हुआ रहता है, लिंक ही नहीं है उसकी इस जगत से, वो अपने एक भ्रम में जीता है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, अनरियल वर्ल्ड में जीता है। उसमें साइकोसिस आता है, उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया आता है, उसमें बहुत सारी इस तरह के मेजर इलनेसेस आते हैं, मेजर डिप्रेशन, ये सारी चीजें उसमें आती है, जिसमें पेशेंट सुसाइड का थिंक करता है, या एकदम खुश और एकदम दुखी, वो भी एक्सटेंडेड पीरियड में, और अपने ही जगत में जीता है, इस संसार में रहता ही नहीं हो, वो जो है वो साइकोसिस है। सामान्य भाषा में कहेंगे पागलपन। दूसरा जो है न्यूरोसिस। अब ये जो न्यूरोसिस है, ये हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, साधारण एंजाइटी और साधारण डिप्रेशन की नहीं। न्यूरोसिस जो है ये कई लोगों को है, इसमें डिप्रेशन आता है, इसमें एंजाइटी आती है, इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, बहुत खाना, एंजाइटी,
बुलिमिया नर्वोजा, पेशेंट उसमें बहुत खाता है, फिर उंगलियां डाल के वॉमिटिंग करता है, यही करते रहता है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आते हैं, वही चीज बार बार लॉक को चेक करते रहते हैं, बार बार साफ करते रहते हैं, बार बार स्नान करने को जाते रहते हैं, हाथ की धुलाई करते रहते हैं 10-15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार हाथ की धुलाई करते रहते हैं। कई आते हैं इस तरह से कि ऑब्सेशन कंपल्शन हो जाता है उनको कि वो उसके सिवा रह ही नहीं सकते, बार बार फ्रिज खोल के देखेंगे है या नहीं है या नहीं है, हर चीज बार बार। तो ये सारे जो है ये न्यूरोसिस में आता है। एक है साइकोसिस, वो तो एकदम उसके लिए तो मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वो भी एक तरह का हो सकता है अलग प्रकार से, पर ये हम साइकियाट्री की बात कर रहे हैं। तो एक है एंजाइटी डिप्रेशन, ये थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़े समय के लिए रहा और ठीक हो गए। अब एंजाइटी अर्थात इसमें भी बहुत सारी चीजें, ये तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, दोनों भी बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं इसके ऊपर साइकियाट्रिस्ट में। तो एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी अर्थात बेचैनी, पसीना, घबराहट, हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स पेशेंट्स को ये बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी, घबराहट, डर, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये इतना ज्यादा होता है कि इसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। केवल कोई मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक से जाने वाला नहीं है। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता, मैंने कभी देखा नहीं कि किसी पेशेंट को एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और खाली मेडिटेशन सिखा दिया और हो गया ठीक। डर, केवल दवाई नहीं, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो मेडिकेशंस, फर्स्ट पार्ट है मेडिकेशंस, कि जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स और फिर एंजाइटी इतना ज्यादा लेवल रहता है कि हमेशा पल्स 100 के ऊपर ही रहता है, इतना ज्यादा एंजाइटी रहती है हर चीज की, इतने प्रश्न, डर, भय, नींद नहीं आना, अनिद्रा, और हर चीज के बारे में एंजाइटी। कुछ काम करना है तो उसके इतने सोच, इतने संकल्प, बहुत ज्यादा बोलना या बिल्कुल ही बोलना नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है, दोनों तरफ से। और ये एंजाइटी हमेशा अकेली नहीं रहती, साथ में डिप्रेशन भी रहता है, उदासी भी रहती है। तो उदासी और एंजाइटी मिले हुए, इसके लिए उन दोनों को एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो थेरेपिस्ट के पास जाना, फिजिशियन के पास जाना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, या काउंसलर के पास जाना, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। पहले तो क्योंकि एंजाइटी लेवल पे खाली उसको कहो योग करो, नहीं हो सकता है। साइकोसिस में तो योग का कोई रिलेशन ही नहीं है, वहां तो मेडिसिन ही है कि जहाँ पेशेंट उठ के मार रहा है, ये कर रहा है, भाग रहा है, कुछ कर रहा है, वो तो अलग ही कंडीशन है। साइकोसिस एकदम डिफरेंट कंडीशन है। तो वो तो कितने सारे हम देखते हैं बीकेज और जो जिनको हुई है, वहां तो मेडिसिन ही काम करती है, वहां और कोई काम नहीं करता है, काउंसिलिंग। हाँ, पर हम बात कर रहे हैं अभी न्यूरोसिस की। तो न्यूरोसिस में छोटी मोटी एंजाइटी तो ठीक है, वो न्यूरोसिस में नहीं आता, पर लाइफस्टाइल में इंटरफियर कर रही है, तब वहां ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहली चीज है ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटिक, क्योंकि नींद ही नहीं आती है, रात भर जागते, दिन में भी नींद नहीं, रात में भी नींद नहीं, 10-20 दिन बिना नींद के, थोड़ा सा सोते फिर जागते। तो यहाँ पे थोड़ी ना काम करेगा केवल। पहले तो वो माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन, कितने सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका असंतुलन है, इम्बैलेंस है, पहले उसको ठीक करना है। पहला है मेडिसिन, दूसरा है फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये ऐसी साइकेट्रिक्स में बहुत सारी थेरेपी है कि जिसको दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस होते हैं अलग अलग, वो सारे होता है। मेन तो ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव सेशन और ये काउंसलिंग सेशंस। उसके बाद में है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बहुत सारे मेडिटेशंस, उसमें फिर एक राजयोगा मेडिटेशन। तो वो आप दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये इतनी सारी जो चीजें हैं उसका एक पार्ट है, क्योंकि जितने अगर हम खाली ज्ञानी योग आत्माओं की बात करें, उनको राजयोग तो पता ही है। अब उनको क्या सिखाएं जो 50-30 साल, 40 साल, 10 साल से ज्ञान में है, और उनको अगर एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर है
तो उनको क्या राजयोग थोड़ी ना सिखाया जा सकता है, वो तो दूसरों को सिखाने वाले हैं। फिर कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ रहा है, क्योंकि इसमें केवल एक ही बात नहीं है, सोशल बातें आती है, बिहेवियरल बातें आती है, साइकोलॉजी की बातें, साइकेट्री जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। साइकोलॉजी तो उससे भी बड़ा। मन कैसे काम करता है, मन में ऑर्गेनिक है, फंक्शनल है, क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें है। तो ये जो कहा है कि छोटी मोटी हाँ एंजाइटी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं राजयोग के द्वारा, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा, ये सब से ठीक किया जा सकता है। परंतु जो अगर वो डिसऑर्डर हो चुका है, हर बात में धड़ 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 का पाल्पिटेशन होता है, हर बात में बेचैनी, इम्पेशंस, धैर्यता बिल्कुल नहीं है, नींद नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे कुछ समय के लिए कम से कम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या कभी कभी कुछ साल या कभी कभी लंबा 10 साल 20 साल भी इसका ट्रीटमेंट चालू रहता है, या लाइफ लॉन्ग कभी कभी। तो हाँ राजयोग इसमें मदद तो कर सकता है, परंतु साथ में और भी बाकी चीजों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसकी उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है बचपन में, बहुत सारी चीजें हो सकती है। किसी से धोखा हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी के द्वारा ठीक से डिस्टर्बेंस, फैमिलियर डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, किसी के दबाव के कारण कोई कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी कुछ भी कारण नहीं रहता है, वो कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी कभी कभी मतलब हम बीके की अगर लाइफस्टाइल ले तो उसमें भी ऐसे हो सकते, सीनियर से प्रेशर या जूनियर से कोई प्रॉब्लम या डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो सकती है। कभी कभी कोई कोई बहुत सीनियर लोगों में भी हमने देखा है ये कि जहां पर बहनें बहुत परेशान हो गई, सब छोड़ के चली गई, तो बड़े बहन जी को डिप्रेशन ये सब हो गया, एंग्जाइटी, कितना भी मेडिसिन दो वो रहता ही है। बहुत डीप काउंसलिंग की आवश्यकता है इसमें। कहां से वो चालू हुआ है, जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक ये ठीक नहीं होता है, वो रहता ही है। बचपन में कुछ ऐसा देख लिया था, बहुत जबरदस्त अत्याचार या खुद के साथ हुआ था, तो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन रहता है थोड़ा थोड़ा। या कभी कभी माँ बाप में है तो बच्चों में रहता है, हेरिडिटरी भी है डिप्रेशन, इंडोजीनियस डिप्रेशन, कोई कारण नहीं है बाहर से फिर भी डिप्रेस्ड है, कोई भी चीज में मन नहीं लगता है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, क्योंकट चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, न खुशी है न गम है, कुछ नहीं है। तो ये इसको सबसे पहले अगर ऐसा इसमें से कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि भारत में इसको कलंक समझा जाता है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश के पेशेंट आते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सीधा बोलते हैं, और ये मेरी दवाई है, डिप्रेशन ज्यादा हुआ, अभी दवाई बढ़ा दी है, अभी आप देखो और कुछ करना है तो एक आधी दवाई और एडिशन करनी है तो करो। हाँ, पर भारत वाले ऐसे कभी नहीं बोलते कि मुझे डिप्रेशन है, मैं कभी कभी उदास लगता है, वो तो बहुत खोद खोद के पूछने के बाद बताते हैं कि हाँ है, ऐसा तो लगता है, ये तो लगता है। नहीं तो कहेंगे अरे हम इतने बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी, हम इतना यहाँ ये योग सिखाने वाले और हमको डिप्रेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उधर हम देखते हैं बहुत सीनियर भी ऐसे बोलते हैं कि सीधा बोलते हैं डिप्रेशन है। एक्चुअली ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, पर सम्मान के विरुद्ध हो जाता है वो। परंतु हाँ है तो अभी क्या करें, है तो है, स्वीकार करो और उसको ठीक करो। और वो ये भी कहते हैं कि बीच में दवाई बंद कर दी थी तो एकदम डिप्रेशन बढ़ गया, इसके लिए वापस चालू कर दी, क्योंकि वैसे ही होता है, वो जो भी मेडिसिन है उसमें सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो लेवल में रखता है सब ब्रेन को, जैसे उसको विड्रॉ कर दिया जाए ट्रांसमीटर सारे कम हो जाते हैं, वापस डिप्रेशन आ जाता है। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन एक कुछ समय तो इसका दवाई लेना आवश्यक है। हाँ, कोई एकदम ही महान तपस्वी और योगी है और जिसको ऐसा हुआ, वो अपने दृढ़ संकल्प से बिना किसी दवाइयों से बाहर निकल सकता है, वो ऐसे भी केसेस है, ऐसे नहीं कि सभी ऐसे होंगे, पर 90% तो सबको लेना ही है इसमें अगर ये कंडीशन आ जाए तो, क्योंकि हर चीज में एंजाइटी है, हर चीज में उतावलापन है।
योग में भी उतावलापन है। 5 मिनट नहीं बैठेंगे एक जगह पर, अभी 1 मिनट इधर, 1 मिनट उधर, 1 मिनट उधर, 1 मिनट चेयर पे बैठे, चेयर से उठे उधर, एक ही चेयर, एक चेयर से उधर, वो चेयर, वो चेयर, वो चेयर, वो चेयर। हर चीज में एंग्जाइटी, आवाज करेंगे हर चीज में, चेयर पटकने का आवाज, इधर आवाज, उधर आवाज, कंट्रोल नहीं है। वो बहुत सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिसफंक्शन है। वही भारत में अनडायग्नोज्ड है। हम जब साइकेट्री की पढ़ते थे किताबें, लगता था ये सब कुछ मुझ में ही है, सब हर चीज हमने है। साइकेट्री पढ़ना अर्थात हर लगता है जितने सिम्टम्स हर बीमारी के दिए रहते हैं, जो भी पढ़ता है, हम एग्जाम के लिए पढ़ते थे तो लगता था ये तो सभी मुझ में है, सब कुछ। अभी पढ़ते ही नहीं। नहीं, ये तो हम बता रहे, ये जो प्रश्न है एंग्जाइटी, और ऐसे भी कई लोग हैं जिनमें बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं है, एकदम शांत है। जैसे अभी किसी को कल ट्रेन है तो अभी से इतनी एंग्जाइटी है उसकी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हर काम बिल्कुल, मतलब इतना उतावलापन है उसमें, हर चीज में उतावलापन। तो ये जो है ना, बहुत बहुत एंग्जाइटी, हर चीज में एकदम बेचैनी। ट्रेन छोटी सी चीज है, ट्रेन पकड़ना है उसकी बेचैनी, भोजन लेना है उसकी बेचैनी, किसी को कहीं ले जाना है उसकी बेचैनी, हर चीज में बेचैनी, क्लास कराना है उसकी बेचैनी, हाथ ऐसे कांपते रहता है, थर। दूसरा प्रश्न है, ये भी इंग्लिश में ही है, बहुत सारे 3 प्रश्न एक साथ है। वो कहता है कि हाउ टू ओवरकम इंट्रोवर्टनेस एंड विन फ्रेंड्स। जैसे उस दिन कहा ना, 2 प्रकार के व्यक्तित्व है, एक अंतर्मुखी, एक बाह्यमुखी। अंतर्मुखता विदेश में एक अवगुण माना जाता है कि अंतर्मुखी व्यक्ति अर्थात संसार से थोड़ा अलिप्त रहता है, अलग रहता है, सोशल नहीं बनता है, डर रहता है उसको, लोगों से बात नहीं करता है। ये जो है ना, इस पर किताबें बनी हुई है, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। हम जो अंतर्मुखता कहते हैं वो तो आध्यात्मिक अंतर्मुखता है, वो बहुत ऊंची चीज है। दूसरा प्रश्न है, राइट वे ऑफ बिहेविंग विद पीपल विदाउट लूजिंग अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। तीनों ही प्रश्न लगभग समान है। उसको बहुत सारे मित्र चाहिए, इसमें एक चीज भी है, उसमें मित्र कैसे बनाए। ये तो हमारा विश्वामित्र है वैसे तो इसमें 2-3 सबसे मुख्य मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, वार्तालाप। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग। दूसरा, क्या कह रहा है हम उसको सुने बात करते समय, और यही मेथड भी है कि फ्रेंड्स बनाने की, यही मेथड्स भी है कि किस तरह बिहेव करे। फर्स्ट स्टेप जो बताई जाती है वो है लिसनिंग। दूसरा, क्या कह रहा है वो सुनना संवाद में। जब तक वो क्या कह रहा है हम नहीं सुनते तब तक हम समझ नहीं पाएंगे या फ्रेंड्स बना नहीं सकेंगे। पर ये इच्छा जो है बहुत फ्रेंड्स बने, ये भी कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक इच्छा नहीं है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो। न्यारे हो जाओ, सबसे अलग, ये थोड़ा अलग बात है। तो एक तो पॉइंट है लिसनिंग। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें होता है बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आई टू आई कांटेक्ट कितना है। जैसे हम किसी से बात कर रहे पर इधर हमारा फोन पे भी चालू है सब कारोबार, वो आके हमसे बैठ रहा है, इधर फोन भी अगर, या कहीं किसी और से भी बात कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों के बीच कॉन्वर्सेशन, या फिर 3-4 लोगों के बीच, कम्युनिकेशन स्किल में यही सिखाया जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जिसमें आई मूवमेंट्स, आई फोकस कहाँ पर है, जेस्चर्स कैसे, हाथ ऐसे ऐसे करके कोई बात करते हैं ना, तुम्हारी वजह से, ये जो है ना, ये इसमें बहुत झगड़े ज्यादा होते हैं। हाँ, सब भागते, ये ऐसी आदत होती है बात करने की। हाँ, मोबाइल किधर और ऐसे। तो ये जो है ना, ये कैसा है, ये डिपेंड करता है जेस्चर्स, आई मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ऐसे होके बैठे, बहुत सारी उस पर किताबें, हजारों बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, किस तरह से हम बैठे, ऐसे है, ऐसे कर रहे, क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस कितना है कम्युनिकेशन में। एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी कितना हम समझ पा रहे हैं सामने के व्यक्ति को,
या बस अपने ही इसमें डूबे हुए, अपने विचारों में कितना हम सिंपैथी दिखा रहे हैं और कितना हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं सामने के व्यक्ति को, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद में जो बात कर रहे हैं वो कितनी क्लैरिटी है बात करने में, या कंफ्यूज है, अभी कुछ बोल रहे, अभी कुछ बोल रहे, अभी कुछ बोल रहे, क्या बोला वो उसको भी नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ में आया। हमारी चीजों के बारे में कुछ कुछ व्यूज हो, एक ये जिसको हम रखे। स्पेशली इंपॉर्टेंट है मीटिंग्स में। मीटिंग्स में जाते हैं ना, ऐसे ही जाके बैठ गए, उसका कोई चिंतन नहीं किया। मीटिंग में जाना मतलब पहले चिंतन चाहिए, क्या बोलना है और हमारी क्या धारणा है उसके प्रति। ऐसे ही बैठ गए तो टाइम वेस्ट है, हमारा भी और उनका भी। कुछ पॉइंट्स कम से कम, उस दिन कहा था ना हिंदी में या कोई इंग्लिश क्लास में, हर चीज की 5-5 पॉइंट सोचते रहना, हर चीज में, हर चीज के बारे में। हाँ शायद जैसे मधुबन में शाम का योग कर रहे तो शाम के योग के क्या महत्व है, 5 पॉइंट। कॉन्फ्रेंस ऑफिस में गए उसके क्या 5 पॉइंट। हर चीज के बारे में इस तरह से सोचते रहना, 5-5 पॉइंट, या 3-3 ले लो, 5 भारी हो रहा है तो ये एक। और भी इसमें बहुत सारी बातें आ सकती है। एक लास्ट प्रश्न है मेरा, एक रिक्वेस्ट है, कर्म करते समय किन बातों का ध्यान रखना है जो हम बाबा से सदा ही कनेक्टेड रहे। और एक दूसरा भी उसमें प्रश्न है, क्या बीके को शरीर का कोई भी पार्ट दान करना चाहिए। ऑर्गन डोनेशन तो अच्छी बात है, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन जो करते हैं। तो प्रश्न है कि कर्म करते समय क्या किन चीजों का ध्यान रखे कि जिससे बाबा से कनेक्शन रहे, एकदम टूट ना जाए। विठल भाई, कर्म करते समय किन चीजों का ध्यान रखे जिससे बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि 9 बजे कनेक्शन टूटा, सीधा 5 बजे जोड़ा, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं। क्या देखा टावर मुरली की चिंतन की पॉइंट क्या करना है, उसका मन में लाना है, मन में। कर्म से संबंधित भाव जो है वो बुद्धि में रहे, जैसे निमित्त भाव, दूसरा करन करावन हार करा रहा है, तीसरा निर्माण भाव, निरंकारी वृत्ति। ये 3-4 चीजें रहनी चाहिए। ये कर्म के प्रति अहंकार नहीं आ जाए, कर्म ही दर्पण है। तो कर्म कर रहे, सेवा के रूप में कर रहे, और अहंकार ना आ जाए उसका। चलो ये तो एक पॉइंट हो गई। दूसरा, थोड़ा स्वमान का अभ्यास करते रहना उसमें, और एक एक स्वमान को कर्म के साथ जोड़ देना है। स्वमान को कर्म के साथ जोड़ देना है। अगर सेम दिनचर्या है तो उसमें अलग अलग चीजों के साथ, जैसे किसी को ये करना है, वो करना है, ये करते समय ये स्वमान, वो करते समय ये स्वमान। वो कौन से स्वमान लेना है वो खुद ही बनाने हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग एक ही स्वमान कंटिन्यूस रखे, अपने शब्दों में, सिंपल शब्दों में, जैसा हमको चाहिए। किसी का थोपा हुआ नहीं चाहिए कि ये लो भाई तुम्हारा चार्ट है, ये करो तो वो करना, ये करो तो वो सामान लेना, गाड़ी चलाओ तो ये सामान लेना, उठो तो ये सामान लेना, भोजन करते हुए ये सामान। ये दूसरों का नहीं, हम अपना बनाए। अपने बने हुए रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते, एक तो सामान का अभ्यास, दूसरा कर्म कैसे है, कर्म पर ध्यान, तीसरा ज्ञान का चिंतन, चौथा चार्ट का भी ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना कर दे कि चार्ट खराब हो जाए। और आत्मिक स्थिति, बीच बीच में स्वमान का अभ्यास में तो आत्मिक स्थिति आती है, फिर भी एक अलग से स्पिरिचुअल ड्रिल जिसको कहेंगे उस करने। जैसे अभी बीच का टाइम है जब कुछ भी नहीं कर रहे, 3 मिनट है, उस टाइम पे प्रकाश दे दो कि आत्मिक स्वरूप में केवल एक छोटा सा संकल्प, मैं आत्मा मुझसे किरणें फैल रही है, बस छोटा सा संकल्प है। पर वो छोटा भी संकल्प बहुत काम का है, क्योंकि वो आत्माभिमानी स्थिति का संकल्प है। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, बूंद बूंद भरेगा। शाम तक का चार्ट जो है वो उसमें इंक्लूड होगा। नहीं तो कर्म में इतना हम देखते हैं, कभी कभी इतने पेशेंट आ जाते हैं, पूछो मत, 100 कभी, बहुत ज्यादा ऐसे आ जाते कुछ, अरे मेरा अभी देखो, बीच में से आ जाते हैं, मेरी बस बाहर खड़ी है, देखो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मतलब अलग अलग प्रकार के आते हैं, बहुत, मतलब जो कुछ करेंगे, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती, जो हमने सोचा नहीं रहता, ऐसी नई नई चीजें रोज होती है। अब उन परिस्थितियों में कैसे स्टेबल रहा जाए।
हाँ, और इधर ये सब चालू है और उधर एकदम इमरजेंसी आ जाए तो ये छोड़ो और उधर जाओ, उधर का देखो, फिर इधर का देखो, फिर इधर देखो, फिर ये देखो, फिर वो देखो, वो देखो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं हर दिन, तो उसमें हमको खुद ही डिसाइड करना है कहाँ क्या करूँ, कैसे आत्माभिमानी स्थिति रहे, ये एक बात। और क्या कर सकते हैं कर्म के समय, कर्म फिलोसॉफी की वो पहले इसमें आ गया वैसे, अच्छा चलो वो निमित्त भाव था, कर्म फिलोसॉफी की भी याद रहे। और सोमान में आ गया ना, तो ड्रिल में आ गया, या फिर बाबा की याद में करना है, ठीक है। हाँ, एक तो डिटैचमेंट, एक्चुअली डिटैचमेंट जो है ये संकल्प करके करो कि मुझे डिटैच रहना, डिटैच तो नहीं होता है, वो सहज परिणाम है एक्चुअली। ये सारा जो करो तो उसका वो परिणाम के रूप में आएगा बहुत बार। हाँ, अपने आप ही डिटैच रहोगे, कुछ भी खींचेगा नहीं। अगर श्रीमत अनुसार सारे कर्म कर दिए तो कुछ भी खींचेगा नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में किया तो नहीं खींचेगा। या शुभ भावना ही रखी कर्म में, नेगेटिव नहीं होने दिया माइंड को, तो ऑटोमेटिकली डिटैच है, कर्म कर लिया और आगे क्या किया पता ही नहीं, कुछ याद नहीं उसकी कोई। पर हाँ, किसी को हमने कुछ कह दिया वो फिर याद रहता है, वो जाने के बाद में भी शाम का योग गया, हाँ, पर वो भी आ जाती है। पर वो हुई कैसी, शायद उसका बीज बहुत पहले है, बीज तो है ना, बिना बीज के थोड़ी ना कुछ आता है। या जैसे हमने आम का बीज बोया और पाया कि नीम का झाड़ उगा है, तो अभी प्रश्न ये है कि क्या वो आम का बीज नीम के झाड़ को जन्म दिया है क्या, या फिर नीम का ही बीज था? ये तो हो ही नहीं सकता कि आम का बीज डाला और नीम का। परिणाम को अगर देखो कि ये देखो हमने तो बहुत अच्छा किया सब कुछ, पर परिणाम ये है, तो गड़बड़ तो हुई है कुछ ना कुछ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीज तो हम कहते वही डाला हमने, हम पूरा 100% कॉन्फिडेंट कि बीज तो हमने आम का ही डाला है, पर झाड़ तो इसका निकला, वो कहां से निकला? तो कहीं तो झाड़ तो निकला है। हम कहते हैं हमको दुख ना हो, कोई जीवन में दुख ना हो, अवसाद ना हो, गम ना हो, परंतु हो रहा है और हमने बीज डाला है पवित्रता का। पर ये कहां से निकला, फिर निकला कहां से? तो जरूर अपवित्रता का बीज तो डाला ना, हमने डाला, किसी ने डाला, कहीं से तो आया है। तो चेकिंग ये हो कि आया कहां से। और क्या कर सकते हैं कर्म करते समय, ड्रामा को भी याद रखना है, इतनी सारी चीजें याद रखनी चाहिए। अभी तो कुछ करने है, सुबह का समय तो सब याद है, एक बार उसमें कूद गए तो गया। खेल समझ के कर्म करना है, खेल चल रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर है, फील्ड पर है, खेल चल रहा है, ड्रामा है, एंजॉय करे उसको, हाँ खुशी खुशी से करे जो भी करना है, और पूरा उसमें अवतरित आत्मा हो, मैं पूरा इन्वॉल्व होके करे। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसे नहीं। एक है ड्यूटी समझ के करने वाले, एक है लगन से करने वाले, सेवा भाव करने वाले, सेवाधारी बनकर करने वाले, मनन करने वाले, एक है वर्णन करने वाले, एक है सच्चे दिल साफ दिल से करने वाले। ये सारी चीजें भी उसमें होनी चाहिए। कर्म जो है ना एक्चुअली हमारा वो वास्तविक पेपर है। ये तो अभी बैकग्राउंड चल रहा है 9 बजे या सुबह का जो चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट जो होगा वो 9 to 5 या जो भी जिसका टाइम है वो लाइव टू, ये तो रिहर्सल है। इसमें चाहे कोई कितना भी अच्छा करे उसको थोड़ी ना अच्छा माना जाएगा, ये खाली तो हाँ यूज वहां करेंगे, परंतु जो फाइनल देखा जाएगा वो लाइव टेलीकास्ट, जो दुनिया देखेगी वो लाइव टेलीकास्ट है। जो मूवी देखते हैं वो बाद में ये थोड़ी ना देखते हैं इसने क्या प्रैक्टिस की थी, कितनी बार ये शॉट किया था, 10 बार किया था, 20 बार किया था। वो फाइनल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनल परफॉर्मेंस देखेंगे ये बेकार है, बस एक उसने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस की हो पर वो देख के कहेंगे ये बेकार है, बिल्कुल फ्लॉप। मूवी फ्लॉप होती है ना, तो कितना खर्चा करते हैं, कितने साल प्रैक्टिस करते हैं, एक एक सीन को कितना करते होंगे, और फ्लॉप हो जाती तो ऐसे रिजेक्ट कर देते थे लोग, बस बेरहमी से फ्लॉप मूवी है बिल्कुल मत जाना, तैयार करते हैं। तो वो एक दूसरी बात है कि हिम्मत रखते हैं, हारते नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो वो हमारे एक एक दिन की मूवी है ना, आज की मूवी दूसरे दिन की मूवी, हारना नहीं है, उसके लिए रात का चार्ट है फिर कि आज की मूवी तो फ्लॉप हुई, अभी कल की मूवी सुपर हिट होनी चाहिए, ब्लॉक प्लस बस्टर। तो ये वाली बात है। तो कर्म करते समय ध्यान रखना है बहुत सारी चीजों का। भूल, और दूसरी एक बात है, भूलते हैं जब जब भूले फिर याद करना है।
हम देखते हैं कभी कभी बहुत पेशेंट्स आ जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, फिर ना तो आत्माभिमानी स्थिति, ना उसको आत्मा देखना है। ठीक है कुछ चलो 30, 40, 50 तक ठीक है, पर बाद के तो बात मत पूछो। वो फिर वो सब पूरा हो जाए तो फिर याद आता है। ज्यादा पढ़े लिखे, जो जितना ज्यादा पढ़े लिखा वो जितना ज्यादा वो, जो जिसने रिसर्च किया है गरीब तो सबसे अच्छे रहते हैं, वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। उनकी हमको ज्यादा चिंता होती है कि उनको ये हुआ वो नहीं हुआ। अमीर तो जो है वो उनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, वही हमको सिखाते पढ़ पढ़ के, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जो गरीब है वो तो कोई किताबें पढ़ती नहीं, कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। जो अमीर है उनको पता है, उनको ख्याल आता है कि ये जो है ना, ये दवाई का साइड इफेक्ट है तुम्हारे, वो पूरा पढ़ के आता है, 10, 50, 100 साइड इफेक्ट पढ़ के आता है कि ये ऐसा हो रहा है तो ये इसकी वजह से हो सकता है। भले वो नहीं रहता है पर वो कहते हैं ऐसा है। गरीबी सबसे ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं। बहुत सीरियस बीमारी के साथ गरीब जो आते हैं, उनका इतना फेथ होता है कि जो भी देंगे कभी कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ नहीं, और हमको ज्यादा चिंता होती है उनकी, और वो हमने देखा है वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। एकदम सीरियस 8-8 दिन वेंटिलेटर पे रहते हैं और ठीक होके जाते हैं। बीच में कुछ भी हो जाए तो भी कुछ उनके प्रश्न नहीं रहते ज्यादा। ओम शांति।